Hello everyone, welcome back to Answer Kari. Today in the geography session, we will be covering up topics of cyclone, earthquake and floods in India. So सबसे पहले साइक्लोन की अगर बात करते हैं तो साइक्लोन के अलग अलग टाइप होते हैं जिसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है एंड देन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन. तो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल नाम से तो लैटिट्यूडनल रेंज इसकी होगी 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ. जो ट्रॉपिक्स वाला रीजन है इक्वेटर के दोनों साइड्स पे. हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड की बात करते हैं तो 500 से 1000 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंड होता है. और वर्टिकल एक्सटेंड की बात करते हैं मतलब सरफेस जो है जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वहां से लेके 12 टू 14 किलोमीटर तक जो ट्रोपोपॉज होता है वहां तक एक्सटेंड करती हैं हवाएं एंड देन वहां से वापस कन्वर्ज होकर नीचे आने लगती है. अगर कंडीशन बोले ट्रॉपिकल साइक्लोन किन किन कंडीशन में फॉर्म होता है तो कोरियोलिस फोर्स जिसकी वजह से मूवमेंट होता है विंड्स का वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. अनस्टेबल कंडीशंस थ्रू आउट द ट्रोपोस्फेयर मतलब विंड शेयर कम होना चाहिए बट जो ह्यूमिडिटी है टेम्परेचर है वो स्ट्रांग होना चाहिए हमारा. जैसे कि यहाँ दिया हुआ है स्ट्रांग वर्टिकल विंड वेज मतलब जो विंड शेयर जो हवाएं चल रही हैं वर्टिकल डायरेक्शन में वो बहुत ही कम होनी चाहिए, टोटली एब्सेंट होनी चाहिए. इसके अलावा वार्म सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए और कॉन्टिन्यूसली मॉइस्ट एयर चाहिए होती है. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कंडीशंस बनती है. टेम्परेचर की बात करते हैं स्पेसिफिकली तो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए एंड ऑल्सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होनी चाहिए. बात करते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. तो इंडिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं ज्यादातर वो बीओबी ब्रांच से आते हैं ईस्ट साइड में एंड देन अरेबियन साइड से अरेबियन सी से आते हैं दी वेस्टर्न साइड. जो कि ज्यादातर हम देखते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून जब होता है तो हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. हम कह सकते हैं ड्राई विंड्स के आने की वजह से जो कि बीओबी ब्रांच में बेसिकली बनता है जहां से ज्यादा साइक्लोन्स इमर्ज होते हैं जब हम रिट्रीटिंग मॉनसून की बात करते हैं. तो कौन से मंथ्स में ये ज्यादातर आता है बे ऑफ बंगाल रीजन में जैसे देखा जा रहा है इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर बिटवीन 10 डिग्री से लेके 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में. अलग अलग टाइप के हमने देखा साइक्लोन होते हैं. तो जो साइक्लोन होता है क्या होता है एयर सर्कुलेशन हो रहा है बेसिकली बीच में लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड होता है जिसको हम आई बोलते हैं साइक्लोन की. एंड स्पाइरल डायरेक्शन में जो हमारी विंड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलेट कर रही है एंड बहुत रैपिडली होता है. अगर साइक्लोन की बात करते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है एंड देन साउदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है. कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से हम बोल सकते हैं कि इक्वेटर के ऊपर अगर बोले तो वहां पे कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता है, इसी वजह से इक्वेटर के ऊपर जो साइक्लोन्स है वो भी नहीं बनते हैं. साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन की बात करते हैं. हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी साइक्लोन्स ट्रैवल करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड देन हमारे साउदर्न हेमिस्फेयर में जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं. इसके अलावा सिर्फ अर्थ पे ही साइक्लोन्स नहीं देखे गए हैं, मार्स पे जुपिटर पे नेपट्यून पे जिसमें एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म का एग्जांपल हो जाता है ग्रेट रेड स्पॉट जो कि जुपिटर में लोकेटेड है. उसके बोल सकते हैं इक्वेटर जो है जुपिटर का उसके साउदर्न साइड में लोकेटेड है. इसके बाद आगे कंडीशंस एक बार देख लेते हैं साइक्लोन की. तो साइक्लोन हमने देख लिया रैपिडली इनवर्ड एयर सर्कुलेशन हो रहा है और बीच में ये जो आई बनती है इसकी यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है. अगर क्वेश्चन आता है कि जो आई बन रही है साइक्लोन की इसकी वॉल के ऊपर क्या लो प्रेशर होता है हाई प्रेशर होता है तो उधर भी लो प्रेशर होता है. एंड कहाँ तक ये विंड्स जाती है हमारे ट्रोपोपॉज तक जाती है उसके बाद वापस कन्वर्ट होकर ग्राउंड की तरफ आने लगती है. जहां पे ये विंड अब आ रही है वहां पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा बट जहां से ऊपर जा रही है वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है जो कि आई हो जाती है साइक्लोन की. तो साइक्लोन और एंटी यहाँ साइक्लोन पे करो ना, जो साइक्लोन की आई होती है उसमें एयर डिसेंड करती है और जो साइक्लोन वॉल्स होती है उसमें ऊपर एयर असेंड कर रही होती है। तो काम रीजन जो हम बोलते हैं ना, साइक्लोन की आई होती है उसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो वहां पे एयर सबसाइड भी करती है। बट जो मैं बोल रही हूँ कि जैसे ये ट्रोपोपॉज से जो नीचे आ रही है ना एयर ये किसी दूसरे रीजन हम्म। नीचे आएगी साइक्लोन वाले रीजन में नहीं कन्वर्ट होकर दूसरे रीजन्स में जहां पे नीचे आएगी तो वहां पे हमारा बच जाएगा. जैसे यहाँ से ऊपर जा रही है हम देख रहे हैं बट कहीं पे तो ये नीचे भी आएगी ना दूसरे रीजन में. तो जहाँ पे हाँ। नीचे आएगी वहां पे हाई प्रेशर बन जाएगा फिर एंड यहाँ पे लो प्रेशर है. आप सही कह रहे हो कि हम्म। आई जो होता है वहां पे बिल्कुल ही काम कंडीशंस होती हैं
उसका जो साइड वाला एरिया है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है ओवरऑल। वहां उसी एरिया में सिर्फ एयर ऊपर जाती है, जो आई होती है उसमें सेंटर में तो एयर नीचे ही आ रही है, डिसेंड कर रही है, हम्म मतलब डेंस एयर जो वो अंदर डिसेंड कर रही है। हम्म। हाँ, इसी वजह से उसके बीच में काम कंडीशंस होते हैं बिल्कुल, और लो प्रेशर जनरेटेड होता है। तो यहाँ पे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन को डिस्टिंग्विश किया हुआ है। प्रेशर कंडीशंस लो होती हैं, एंटी साइक्लोन में हाई होती हैं। इसके अलावा पैटर्न जो होता है विंड डायरेक्शन का, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, तो एक याद कर सकते हैं बस साइक्लोन, उसका वाइस वर्सा होता है एंटी साइक्लोन के अंदर। एंटी जो साइक्लोन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से, एंड देन क्लॉकवाइज मूव करता है हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो यही पूरा डिस्टिंग्विशन है। एंटी साइक्लोन का ऑपोजिट हो जाता है, हाई प्रेशर कंडीशन हो जाती है सेंटर में, क्लॉकवाइज मूव करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, देन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसके बाद तो एंटी साइक्लोन्स को हम ऐसे बोल सकते हैं, एंटी साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्योंकि हाई प्रेशर चाहिए होता है तो हाई लैटिट्यूडनल वाले रीजन्स में ही ज्यादा मिलते हैं। हाँ, एंटी एंटी साइक्लोन को बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। ठीक है। इसके बाद ट्रॉपिकल, और जैसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल की हमने बात की जो पोलर रीजन्स में से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के बीच में ओरिजिनेट हो रहे हैं। कंडीशंस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए, इसीलिए इक्वेटर के ऊपर जो साइक्लोन है वो फॉर्म नहीं होते। विंड शेयर जो है या वर्टिकल विंड स्पीड जो है उसमें बहुत या तो अमाउंट कम होनी चाहिए या एब्सेंट होना चाहिए। इसके अलावा ऑलरेडी लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड होना चाहिए उस एरिया के अंदर, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वार्म सी सरफेस टेम्परेचर है जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएटेड है। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, ऊपर की तरफ जो हमारा इवेपोरेट होके हवा जा रही है, जो वार्म एयर हमारी बेसिकली सबसाइड कर रही है और जो कूल एयर हमारी डिसेंड कर रही है, उसके बारे में। तो उसमें इंसुलेशन का रोल आ जाता है जो कि वार्म करता है हमारे सी सरफेस टेम्परेचर को, एंड विंड का रोल आ जाता है। इसके बाद डिफरेंट नेम्स ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और केप्रिकॉन के बीच में, तो अलग अलग नेम है। जो एशिया की साउथ ईस्टर्न साइड है, चाइना की साइड है, वहां पे टाइफून बोला जाता है, हरिकेन बोला जाता है अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की साइड में, टॉर्नेडोज बोला जाता है इन दी वेस्ट अफ्रीकन एंड साउदर्न यूएसए साइड, विली विलीज बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एंड देन ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है जो इंडियन ओशन बीओबी एंड अरेबियन सी के ब्रांच से आ रहे हैं, एंड साउथ वेस्ट साइड जो है हमारी वेस्टर्न साइड ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया की हम बोल देते हैं उस साइड से, वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो कमिटी बनाई जाती है बाय द WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें IOR रीजन, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार आ जाते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट नेम्स देते हैं। देन ईयरली वाइज जो भी साइक्लोन आता है उस लिस्ट में से ही उनका नाम रखा जाता है। साइक्लोन जैसे इंडिया के अंदर बाय एनुअल साइक्लोन सीजन, जो कि होता है मार्च से लेके मई में एंड अक्टूबर से लेके दिसंबर में, जिसमें मेजर साइक्लोन्स देखे जाते हैं। रिसेंट में ताऊ केतु, वायु, निसर्गा, मेकानु जो कि अरेबियन सी के अंदर आए, एंड देन बे ऑफ बंगाल जिसमें अम्फान, फानी, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें अम्फान जो है वो एक ऐसा है जिसको हमने सुपर साइक्लोन डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि सुपर साइक्लोन कब डिक्लेयर करते हैं, तो वो हम स्पीड के बेसिस पे बेसिकली डिक्लेयर करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि लो प्रेशर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन जब फॉर्म हो रहा है, साइक्लोनिक स्टॉर्म आ रहा है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आ रहा है, उसके बाद आता है सुपर साइक्लोन। मतलब विंड की जो स्पीड है इसकी, इट इज मोर देन 221 किलोमीटर पर आवर, एंड नॉट्स में अगर इसको देखें तो 120 नॉट्स से ज्यादा है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सुपर साइक्लोन बोलते हैं जिसकी स्पीड 221 से ज्यादा होती है, तो दैट इज ट्रू। देन लो प्रेशर में लेस देन 31 किलोमीटर पर आवर। साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं जब 60 से लेके हम बोल सकते हैं 90 के बीच में है, और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हम बोलते हैं कि 88 से लेके 117 के बीच में। तो सुपर साइक्लोन, जिसको अम्फान को भी हमने सुपर साइक्लोन डिक्लेयर किया था, उसकी स्पीड 221 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा थी। तो अम्फान बे ऑफ बंगाल के अंदर आया था।
इसके बाद फ्लड्स की अगर बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया में पहले तो क्या क्या हम बोल सकते हैं कि क्या क्या बेसिक रीजन होते हैं फ्लड आने के। हम बोल सकते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी हमारी कम है, जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से ग्लेशियर्स की मेल्टिंग ज्यादा हो रही है। इसके बाद सरफेस रन ऑफ जो होता है, वो कैरिंग कैपेसिटी जो हमारे रिवर चैनल की है उसको एक्सीड कर जाता है। इतना पानी वो रिवर कैरी कर रही होती है कि उसके बेसिकली हॉरिजॉन्टल लेंथ उतनी होती ही नहीं है। स्टॉर्म आने की वजह से एकदम से सर्ज हो जाता है जो हमारा वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, तो कोस्टल एरियाज के अंदर इंटेंसिटी जो रेनफॉल की है वो ज्यादा है। जैसे कि हमने देखा था कि 75% ऑफ द रेनफॉल जो इंडिया रिसीव करता है मॉनसून के थ्रू, वो सिर्फ 4 महीने में मेजरली बेसिकली रिसीव करता है। तो हम देख सकते हैं कि रेनफॉल की जो इंटेंसिटी होती है हमारे पूरे हिमालयन रीजन में एंड पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स वाले रीजन में, तो वो कितनी ज्यादा हो जाएगी। देन जैसा हमने बोला कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो स्नो एंड आइस मेल्ट हो रही है, तो वो बेसिकली रिवर चैनल की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको एक्सीड कर जा रहा है पानी। इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम है। इरोडेड मटेरियल जो पानी के अंदर आ रहा है तो वो सेडिमेंट्स के फॉर्म में रिवर के बेड पे इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से रिवर जो है उसकी विड्थ बढ़ती जाती है। इसके यहाँ अलावा पे हम डैम बात भी कर सकते हैं कि डैम्स का जो वाटर रिजर्वायर मैनेजमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम्म और जो डैम सेफ्टी है, स्ट्रक्चर ऑफ डैम्स, पीरियोडिक असेसमेंट और क्लाउड बर्स्ट और ये सब बाकी फैक्टर हैं। ग्लॉफ भी फिर उसी से रिलेटेड होता है। हम्म। एंड ग्लॉफ और सर्क में अगर बात करें, जैसे कि हमने फिजिकल ज्योग्राफी में देखा था, तो दोनों में मेजर ये डिफरेंस है। जो सर्क होता है वो हमारे माउंटेन रीजन जो होता है, ग्लेशियर रीजन जो होता है उसमें ऊंची हाइट पे प्रेजेंट होता है, मतलब पीक के आसपास होता है। बट जो ग्लॉफ होता है वो नीचे बेस के आसपास मिलता है हमको, तो एलिवेशन में डिफरेंस आता है। तो ग्लोव में तो एक मतलब आर्टिफिशियल लेक बनती है, तो बोल सकते हैं सर्क से बड़ा साइज हो सकता है ऑफ अ लेक, या छोटा, छोटे में तो इतना ज्यादा वो नहीं होगा कि मेजर इम्पैक्ट अगर ग्लोव होता है, तो आई थिंक बड़ा ही होना चाहिए। आई थिंक इसमें दोनों में ना हम साइज के ऊपर डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है। क्योंकि उसमें भी पानी और जो आइस है वही इकट्ठी होती है, बस वो एलिवेशन हाई होती है उसकी। हाँ, मतलब वो ग्लेशियर इरोजन से रिलेटेड है, इरोजनल फीचर है सर्क जो है। हम्म ग्लॉफ भी आई थिंक इरोजनली फीचर। ग्लोव, वो ग्लोव मतलब नेचुरली बन रहा है, ठीक है। जो ठीक है। नेचुरल डिप्रेशंस हैं उनमें वाटर जो पाइल अप हो रहा है, या फिर जो रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज हो गया, तो एक तरीके से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हम्म, एक बार देख लूंगी मैं नेचुरल और इसका, जैसे आप पॉइंट आउट कर रहे हो। फिर इसके हैं। हाँ, बाद क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है, क्योंकि सर्क तो हम वैसे बात करते हैं कि वो एक नेचुरल फीचर बनता है ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स में, जो इरोजनल फीचर होता है वो इम्पोर्टेंट है कि इरोजनल और डिपोजिशनल कौन से हैं। एक सेकेंड देख ही लेते हो अभी। ठीक है, इसको मैं देख के डाल दूंगी ग्रुप पे ही। ठीक है। इरोजन से बनता है सर। हाँ, वो इरोजनली होता है सर्क। डिप्रेशन फॉर्म होता है जो ग्लेशियर्स में। ऐसे मिल नहीं रहा है एलिवेशन के अलावा मेरे को, मैं एक बार देख के डाल दूंगी अच्छे से। वैसे वो इरोजनली होता है उसका, तो आई एम 100% श्योर। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लड्स की अगर बात करें, तो पर्टिकुलरली जो साउदर्न एशिया वाला पार्ट है उसमें चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। इसके अलावा एशियन कंट्रीज में जैसे साउदर्न पार्ट हो गया, देन साउथ ईस्टर्न एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। अगर मैप में भी हम देखें, जो माही रिवर है विंध्यान रेंजेस में, तापी रिवर है एंड साबरमती रिवर हमारा वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के साइड में, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। इसके बाद ऊपर आते हैं अगर नॉर्दर्न साइड में, तो जहां से हमारा इंडस का सिस्टम निकल रहा है, जिसमें सतलुज, बियास एंड रावी रिवर हो जाती है, पंजाब प्लेन्स एंड हरियाणा प्लेन्स उसके अंदर वो प्रोन है। इसके अलावा गंगा, यमुना, गोमती, गंडक और घाघर रिवर वाला जो रीजन है, जो गंगा रिवर वाला जो बेसिन है बेसिकली, जिसमें कोसी रिवर भी आ जाती है,
जो कि हिमालयन रीजन से, नेपाल वाले रीजन से या फिर तिब्बत वाले रीजन से ज्यादातर ओरिजिनेट होती हैं। तो वो डायरेक्टली प्रोन हो जाती हैं फ्लड्स के। जब क्लाइमेट चेंज ज्यादा होगा तो इनका वाटर लेवल भी ज्यादा होगा, इनके सेडिमेंट्स भी ज्यादा लेके आती हैं अपने साथ। इसके साथ ईस्टर्न साइड में जैसे महानदी रिवर की डेल्टा हो जाती है, कृष्णा रिवर की डेल्टा हो जाती है, गोदावरी की डेल्टा हो जाती है। जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है ईस्टर्न साइड पे, जिसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारी स्टेट्स बेसिकली प्रोन हो जाती हैं टू फ्लड्स। अगर डेटा की यहाँ पे बात करते हैं, असम, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ये सबसे ज्यादा फ्लड प्रोन स्टेट्स के अंदर आती हैं इंडिया में। एंड 40 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ जो लैंड है, इट इज फ्लड प्रोन इन इंडिया। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट में भी अगर बात करते हैं तो 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है फ्लड्स की वजह से सिर्फ, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हमारा ईस्टर्न कोस्ट वाला रीजन आ जाता है। ईस्टर्न कोस्ट जिसमें हम देखते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज यमुना रिवर के अंदर, जिसमें गंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल, ये सब आ जाते हैं। ये डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है हमारे फ्लड की वजह से। देन टूरिज्म सेक्टर। फ्लडिंग, हाँ, फ्लडिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल इंडिया में सबसे ज्यादा जो देखने को मिलती है वो कोसी रिवर है, क्योंकि जैसे अभी आपने मेंशन किया कि जो डिपॉजिट्स है सिल्ट सैंड वो बहुत ज्यादा कैरी करती है अपने साथ। तो इसलिए जो रिवर का कोर्स है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, तो जिसके साथ फ्लडिंग भी बहुत ज्यादा होती है। हम्म इसलिए कोसी इम्बैकमेंट प्रोजेक्ट भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं बिहार में, जिसमें इम्बैकमेंट्स बेसिकली बनाए जाएंगे ताकि दोनों साइड्स पे रिवर के, ताकि इस फ्लडिंग को हम प्रिवेंट कर पाए पूरी इसमें केस तरीके। स्टडी भी है, जैसे हाँ दामोदर रिवर जो है उसको बोलते थे हम सौरो ऑफ बंगाल, बट अब ऐसी सिचुएशन नहीं है जो पहले थी, क्योंकि वहां पे भी दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट बना दिया है। तो कोसी के केस में अभी ऐसा नहीं है, तो कोसी को स्टिल अभी हम बोलते हैं इट इज सौरो ऑफ बिहार। हम्म। इसके अलावा फ्लड रिस्क के बारे में और डैमेज असेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो स्कीम्स भी हैं जो क्रॉप इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ जाती है, जो कि लॉसेस को कवर करती है जो भी क्रॉप्स को होंगे किसी भी नेचुरल क्लैमिटी, जिसमें फ्लड भी हमारा इंक्लूडेड होता है। तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वो हो जाती है। आगे बढ़ने के लिए हम यही बोल सकते हैं कि जो ग्रे, ब्लू और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मिक्स करके हम सस्टेनेबल तरीका निकालें आगे फ्लड मैनेजमेंट के लिए। एक रिवर बेसिन की अप्रोच होनी चाहिए, जिसमें इंटरलिंकिंग भी हम देख रहे हैं, बट उसके साथ भी बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि इश्यूज अभी भी रिलेटेड है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी रिवर्स है जो हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट होती है, तो वो सेडिमेंट ज्यादा लेके आती है। तो क्या जैसे हम चाहते हैं उनका फ्लो हो वो वैसे ही रह पाएगा? इसके अलावा जो फ्लड फ्लो है और वाटर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं इंडिया में, उसके लिए हमें हम बोल सकते हैं कि हमें अपनी अप्रोच को थोड़ा और वे फॉरवर्ड करना चाहिए एंड थोड़ा और इनोवेशन लेके आना चाहिए। एनडीएमए का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, जो कि गाइडलाइंस देता है, कैंपेनिंग करता है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाता है फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो लोकल्स होते हैं कैसे उनको रिस्पॉन्ड करना है उस इमरजेंसी की सिचुएशन में एंड इवैक्यूएशन में, तो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। एंड एनडीआरएफ एनडीएमए के अंदर। देन नेक्स्ट वी हैव अर्थक्वेक जोन्स। इसमें नेचुरल डिजास्टर से भी हो सकता है, मैन मेड चीजों की वजह से भी हो सकता है। हम देखते हैं कि मैन मेड में आ जाता है कंस्ट्रक्शन अनसस्टेनेबल कर रहे हैं, हम रोड्स बिल्ड कर रहे हैं, हम कंक्रीटाइजेशन ज्यादा करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं हिल स्टेशन हमारे। जो नॉर्दर्न साइड, हिमालयन साइड में हम देखते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड अनकंट्रोल्ड टूरिज्म हो रहा है, जिससे कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर जा रहा है। जैसे कि केदारनाथ के केस में हम देख सकते हैं, जोशीमठ के केस में हम देख सकते हैं। तो लैंड सब्सिडेंस और ये सारे केसेस काफी ज्यादा कॉमन हो जाते हैं वहां पे। मोस्ट वल्नरेबल स्टेट्स की यहाँ पे बात करें, नॉर्दर्न साइड में 3 आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ईस्टर्न साइड में आते हैं तो वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला एरिया है वो, और सिक्किम। ये 7 स्टेट्स हैं। इसके अलावा जो 7 सिस्टर्स बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट में, वो भी सारी की सारी वल्नरेबल हैं टू दी अर्थक्वेक्स। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर के अंदर आता है हाई डैमेज जोन्स होती हैं कुछ कुछ इसकी, एंड वेरी हाई डैमेज जोन्स होती है। जो अर्थक्वेक होता है लैंडस्लाइड के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है। इसमें वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन्स की बात करते हैं तो 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। इसके अलावा इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर रीजन है, इन बिहार ऑल्सो, वो पूरा रीजन आ जाता है इन द नॉर्दर्न साइड एंड इन द ईस्टर्न साइड। इसके अलावा वेस्टर्न साइड में जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमालयन फुटहिल्स वाला रीजन आता है,
वो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि रिस्क पे है, क्योंकि अभी भी जो इंडियन प्लेट है वो मूव कर रही है। इसकी वजह से वो टेक्टोनिकली एक्टिव प्लेट है पूरा, जो हिमालयन रीजन है हमारा। तो इसमें हम देख भी सकते हैं मैप में, जो वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन्स है उसमें पैचेस में हिमालयन रीजन में प्रेजेंट है। देन नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर्ड है, एंड ऑल्सो गुजरात का कुछ पार्ट्स, वो भी हमारे वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन्स के अंदर आते हैं। देन हाई डैमेज रिस्क जोन की बात करते हैं तो पूरा हमारा नॉर्दर्न हिमालय, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय वाला पार्ट, एंड देन ईस्टर्न पार्ट जिसमें हमारा आ जाएगा पंजाब हरियाणा, उसका ईस्टर्न पार्ट, दिल्ली वाला रीजन, उत्तर प्रदेश वाला रीजन, एंड ऑल्सो बिहार वाला कुछ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। इसके अलावा सुनामी और शैलो वाटर वेव्स की यहाँ पे बात करें तो ये अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होती है। डीप वाटर में जब एक लंबी वेवलेंथ चलती है तो वो शैलो वाटर्स में हम हाई स्पीड में चेंजेस देखते हैं उसकी वजह से, क्योंकि अंदर से वेव्स क्रिएट हो रही है डीप वाटर से, तो शैलो वाटर्स तक उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंट अकरेंस कहाँ पे होती है, जहाँ पे टेक्टोनिकली सबसे ज्यादा एक्टिव होगा सी बेड फ्लोर, जो कि हमारा हॉर्स शू शेप में हम देखते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसमें अलास्का की कोस्ट, जापान, फिलीपींस, ये आइलैंड्स आते हैं। देन साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट आता है जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड इंडिया, ये सब काफी ज्यादा एक्टिव जोन्स हो जाते हैं हमारे, जिसमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और एशिया का कुछ ईस्टर्न पार्ट। इसमें लो डैमेज रिस्क जोन की बात करें तो हमारा जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पेनिनसुला वाला पार्ट है वो आ जाता है, सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट आ जाता है, एंड डेकन ट्रैप वाला जो पार्ट है वो भी वेरी लो डैमेज रिस्क जोन्स में आता है, क्योंकि वो टेक्टोनिकली बहुत ही कम एक्टिव है। तो नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एंड देन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है टू अर्थक्वेक्स। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो जाता है रिगार्डिंग दी साइक्लोन्स, रिगार्डिंग एंटी साइक्लोन्स, देन रिगार्डिंग दी फ्लड्स। सुपर साइक्लोन किसको बोलते हैं, जिसकी स्पीड 221 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है। 1 नॉट की अगर बात करते हैं तो 1 नॉट इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर्स पर आवर। एंड देन अर्थक्वेक की जोन्स इन इंडिया। So thank you so much for joining everyone. Keep watching Ansarkari and keep learning.